नमस्कार, एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम आज के सेशन में फोकस करेंगे ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री पर। इस स्पेस में काफी हलचल है और इसमें एसएमईज की स्ट्रांग प्रेजेंस है। हम जहां एक और मौजूदा ट्रेंड्स को चेक करेंगे तो वहीं नई संभावनाओं का जायजा भी लेंगे और जानेंगे कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और उनकी टीम्स फ्यूचर रेडी बनने के लिए कैसे कदम बढ़ाएं। इस सेशन में एमएसएमईज के लिए मेंटर का रोल प्ले करेंगे इंडस्ट्री लीडर्स। आइए स्वागत करते हैं श्रद्धा सूरी मारवा, प्रेसिडेंट एक्मा, और साथ ही मौजूद हैं विक्रमपति सिंघानिया, वाइस प्रेसिडेंट एक्मा। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत करते हैं श्रद्धा जी के साथ। श्रद्धा जी, FY25 के सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी में थोड़ी नरमी देखी गई है और ये 5.4% पर आ गई है। आपका असेसमेंट क्या बताता है और आगे चलते हुए क्या आप मोमेंटम को लौटता देख रहे हैं? जीडीपी जो है वो 5.4% रिफ्लेक्ट कर रहा है। There are certain challenges. There has been moderation, but the sector seems to be resilient. And with government funding happening the way it is, both in infrastructure as well as towards various schemes of the MSMEs, हमें पूरा विश्वास है that we will be able to actually gain momentum very quickly. The spending that is particularly happening both in infrastructure and improved agricultural output actually helps the sector in a big way. और अगर हम देखें कि जो हमारा फर्स्ट हाफ का डेटा आया है, हमारा सेक्टर 11.3% से फिर भी ग्रो किया है, एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट इज हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक सेल्स। और फाइनली मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी अभी भी कार पेनिट्रेशन पर 1000 काफी लो है। We average around 30 per 1000. So, if you take a long-term view, sector has to grow. There's no other way out. This is for the PAS vehicle. Two-wheelers are doing well. The first half has been good, and we believe that this momentum will stay. Commercial vehicles में भी traction आ रही है. So, we are very, very hopeful. श्रद्धा जी, जैसे आप बता रहे हैं कि ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में FY25 के फर्स्ट हाफ में 11.3% की ग्रोथ दर्ज की गई है, वहीं ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद एक्सपोर्ट्स में भी हलचल है। ऐसे में सिंघानिया साहब, आप OEMs, एक्सपोर्ट्स, आफ्टर मार्केट के प्रदर्शन पर इनसाइट्स दे सकें। इंडस्ट्री में बड़ी हलचल है, ग्लोबली बड़ा डिफरेंट टाइप की चैलेंजेस इंडस्ट्री फेस कर रही है, ट्रांजिशंस हो रहे हैं, पर जैसे श्रद्धा जी ने कहा कि इंडस्ट्री इसको पॉजिटिवली आगे ले रही है और जैसे 11% की ग्रोथ रही, OEMs में करीब 11.2% की ग्रोथ रही इस साल में, और एक्सपोर्ट्स जो है कि लॉन्ग टर्म के लिए इंडस्ट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उसमें भी आपकी बार हमारी 7% की ग्रोथ रही। उसमें करीब नॉर्थ अमेरिका जो रहा वो करीब 31% का एक भागीदार रहा और यूरोप भी 31% का भागीदार है उसमें, और एशिया करीब 22% कंज्यूम करता है जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स है। तो बोथ OEM और एक्सपोर्ट्स में काफ़ी इसमें अपॉर्चुनिटी है। आफ्टर मार्केट भी करीब 5% से ग्रो हुआ आपकी बार फर्स्ट हाफ में, और जो नई ई-कॉमर्स और प्लेटफॉर्म्स जो आ रहे हैं उसके साथ में इसमें और बढ़ोतरी आगे जरूर मिलेगी। श्रद्धा जी, स्टील इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी का प्रस्ताव है, इसको लेकर इंडस्ट्री के कुछ सेगमेंट्स ने कंसर्न जाहिर किए हैं, इस पर एक्मा का क्या नजरिया है? एक्मा जो है वो फर्मली बिलीव करता है गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया के साथ। हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लोकलाइजेशन एंड बोथ मेक इन इंडिया एंड डिजाइन इन इंडिया। हाउएवर, आई थिंक हमारा ये व्यू है कि थोड़ा सा एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ग्रेड्स ऑफ स्टील ऐसे हैं जो अभी हम नहीं बना पा रहे हैं, तो कहीं पे उसको हमें उसको देख कर हमें एक्चुअली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज ये इम्पैक्ट केवल OE का नहीं है, ये डाउन द वैल्यू चेन सब पे आएगा। वो देखते हुए हमारा ये व्यू है कि अगर उसको एक बार देखा जाए, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म बट एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म, दैट वुड हेल्प। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंघानिया साहब, देखा जाए तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर है
और माना जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की अगली वेव में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का बड़ा रोल होगा, जिसमें ऑटोमोटिव सेक्टर भी बड़ी भूमिका निभाएगा। ऐसे में इंडस्ट्री ऑपरेशंस को अगले चरण पर ले जाने के लिए कैसे गियर अप कर रही है? इंडिया में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इंटरनेशनली जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सप्लाई चेन्स में, उसमें एक इंडिया का बड़ा अहम भाग इंडिया प्ले कर सकती है इन दिस होल सिचुएशन। तो जैसे आप देखिए अक्रॉस द इंडस्ट्री एसएमईज, जैसे जो ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी सारी एमएसएमई एसएमई है, वो काफ़ी काम कर रही हैं ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और वो नए टूल्स को प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इसमें यूज कर रही हैं। हाउएवर दे नीड टू कंटिन्यू टू इसको स्केल अप करना बहुत जरूरी है। टीयर 2 प्लेयर्स जो है वो डिजिटलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए वो जो बड़े प्लेयर्स हैं टीयर 1 वाले या बड़े प्लेयर्स हैं ऑटो कंपोनेंट वाले, वो टीयर 2 वालों को भी इसमें मेंटरिंग कर रहे हैं। लोकलाइजेशन का बहुत बड़ा काम हो रहा है, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री हो या अदरवाइज हो। ऑटो इंडस्ट्री में तो स्पेशली गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इंटरेस्ट लेके इनकरेज किया कि हमारे लोकलाइजेशन जो इंपोर्ट होता था उसमें हम लोकलाइज करके ईवी पावर ट्रेन, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की यहाँ पे सप्लाई चेन हम इंडिया में बनाना चालू करें। कोई चीज़ों के लिए तो गवर्नमेंट ने PLI स्कीमें भी बनाई, मेक इन इंडिया फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड की जो ये गवर्नमेंट की एक थिंकिंग है, उसमें जो इंडियन ऑटो इंडस्ट्री और इंडियन ऑटो इंडस्ट्री कंपोनेंट वाले हैं, उसमें सप्लाई चेन्स जो ग्लोबली रीसेट हुई हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही हैं, और उसमें लाइट वेटिंग मटेरियल है, थर्मल सिस्टम्स है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, EV कंपोनेंट्स हैं, इसमें सब में काम बहुत हो रहा है। रिसाइकलिंग और एंड ऑफ लाइफ व्हीकल मैनेजमेंट का जो काम और थिंकिंग चल रही है और मटेरियल सर्कुलरिटी में जो काम चल रही है, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो इंडियन इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रही है। यानी नए दौर की तैयारी के लिए इंडस्ट्री कई मोर्चों पर काम कर रही है। श्रद्धा जी, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में MSMEs हैं। इंडस्ट्री 4.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में वो रिलेवेंट बने रहने के लिए क्या करें, उन्हें कैसे सपोर्ट किया जाए? अगर हमारे को अपनी प्रोडक्शन और आउटपुट डबल करनी है, जैसे कि हमारी इच्छा है, पूरे वैल्यू चेन को साथ में चलना पड़ेगा। जहाँ तक रही MSMEs की बात, जो उनके बड़े चैलेंजेस होते हैं, दे आर अराउंड एक्सेस टू कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड सबसे बड़ा स्किलिंग एंड पीपल। So I think that policies around this, and also specific policies around technology transfers for e-mobility, I think उनकी ज़रूरत है। Partnerships between tier 1s and the supplier base are very, very critical to actually grow this whole ecosystem. I do think कि with the government policies that the way they are in terms of the PLI or the PME drive or the PMP, I have no doubt in my mind that the entire ecosystem will grow, but we also need to stay competitive. And to stay competitive, I think collaborative programs between the government, industry bodies, and the large players need to happen so that the tier 2s can also mature to the expected levels. श्रद्धा जी, जैसे आपने बताया कि MSMEs की बड़ी चुनौतियों में स्किल्स शामिल हैं। अब नए दौर के हुनर के लिए अप स्किलिंग, री स्किलिंग की काफ़ी अहमियत है। ऐसे में आप एक तरफ लार्ज प्लेयर्स की भूमिका, तो दूसरी तरफ एकेडमिया के रोल को कैसे रीड करते हैं? स्किलिंग ऑफ द पीपल इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, एंड हमारी इंडस्ट्री जो है वो अभी एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पे है। वी आर ट्रांसफॉर्मिंग टुवर्ड्स फ्रॉम बीइंग जस्ट प्योर प्ले मैन्युफैक्चरिंग टुवर्ड्स mobility with a focus on design and localization. उसके लिए हमारे को पूरी वर्कफोर्स को रीस्किल और अपस्किल करना पड़ेगा। इस काम में I think that academia along with industry associations can work together with the government of India to make programs which are focused on this digitization, industry 4.0, areas like that, and also small low scale process automation. I think that is also going to be very, very important. और इस सब को करने के लिए I think access to capital भी चाहिए होगा।
हम बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं for tier 1s, tier 2s and the entire value chain to actually skill the people and reskill them and make them future ready. Because क्या है ना कि innovation an option नहीं रहा, this is a necessity. और similarly sustainability option नहीं है, it's a responsibility. So इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए we will have to work towards skilling people. And we are encouraging all large players to set up global capability centers in India, which can be used as hubs to train and skill people. सिंघानिया साहब, जब बात सस्टेनेबिलिटी की है तो आप ये बता सकें कि देश के कुल कंपोनेंट प्रोडक्शन में ईवी इंडस्ट्री को कितना परसेंटेज सप्लाई किया जा रहा है? वहीं क्लीन फ्यूल पर बढ़ते फोकस के बीच आप आगे कैसी गतिविधियां देखते हैं? अभी तो देखिए ईवी करीब करीब 5 से 7% ऑफ टोटल प्रोडक्शन अभी ईवी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, बट ये जो है ये तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज के दिन जो टीयर 1s हैं वो ऑलरेडी वैल्यू चेन की पार्ट बन गई हैं। तो ये जो है कि ये अपने आगे जाते समय जो अपना इंडिया का कमिटमेंट है ऑफ बीइंग कार्बन न्यूट्रल एटसेट्रा, और जो अपने यहाँ सोलर कैपेसिटी लग रही है, तो इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को इसके साथ चलना पड़ेगा। तो चाहे वो फ्लेक्स फ्यूल हो, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप की अदर इनपुट फ्यूल हो, तो इसमें तो इंडियन ऑटो इंडस्ट्री इसमें काफ़ी काम कर रही है, चाहे वो टीयर 1 लेवल पे हो और चाहे वो कंपोनेंट लेवल पे हो। दी चैलेंज ऑफ कोर्स इसकी जब साथ में बहुत सारी टेक्नोलॉजियाँ चलती हैं तो हर आदमी हर टेक्नोलॉजी को परस्यू नहीं कर पाता है। इसमें सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दी ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी सर्कुलरिटी के प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री अंडरटेक करती है। अपने प्लांटों में चाहे वो बिजली हो, वो काफ़ी ग्रीन सोर्सेज से आजकल लोग लेने लगे हैं और आजकल तो वो प्रॉफिटेबल भी हो गया है। चाहे वो लिक्विड डिस्चार्ज हो, तो इन सब चीज़ों में इंडस्ट्री ने काफ़ी स्ट्राइड्स आगे बढ़ाए हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट मार्केट्स में ग्रीनर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बेटर होती है। तो इट इज़ ओवरऑल इट इज़ गुड फॉर ह्यूमैनिटी, इट इज़ गुड फॉर इंडस्ट्री, इट्स गुड फॉर आवर नेशन। श्रद्धा जी, स्मॉल बिजनेसेस के सामने रिसोर्सेज की चुनौती रहती है। आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कह रहे थे, ऐसे में कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की भी खास भूमिका है। वहीं एक्सपोर्ट बाजार में कई रीजन्स में नॉर्म्स पर सख्ती बढ़ती जा रही है, तो फिर स्मॉल बिजनेसेस को बदलते माहौल में खुद को बदलना होगा, क्योंकि वैल्यू चेन में वो अहम कड़ी हैं। आपकी राय? Industry associations like ACMA, along with the big players in the industry and the government of India, हम लोग को jointly काम करना पड़ेगा। And as I said, global capability centers एक ऐसा conduit है जिसके थ्रू हम mass skilling कर सकते हैं। जहाँ तक रही MSMEs की बात, मैंने जैसे बोला ये अब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्या है कि आगे जाके अगर हमारे को एक हब बनना है फॉर एक्सपोर्ट, the requirement in the RFQ itself is very very stringent. आज के दिन में सरकार कुछ लिस्टेड कंपनीज पे BRSR एक्सेट्रा लगा रही है, पर आगे जाके सब पे होगा और होना भी चाहिए। Circularity is a reality. So as we go along, जब कस्टमर टियर 1 पे ये लागू करेगा, टियर 1 हैज नो ऑप्शन बट टू मेक श्योर कि पूरी वैल्यू चेन रोबस्ट हो। श्रद्धा जी, इससे पहले कि आगे बढ़े, आप हमें ऑटो कंपोनेंट आफ्टर मार्केट में ट्रेंड्स और संभावनाओं के बारे में बता सकें। सो आफ्टर मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे सेक्टर का और ये ग्रो करता आ रहा है। लास्ट ईयर इसमें 5% की ग्रोथ आई थी एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके 8 से 10% पे ग्रो करेगा। इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी सपोर्ट रही है। राइट टू रिपेयर आया है, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं ताकि मिडिल मैन एलिमिनेशन हो पाए। हम व्यू करते हैं कि बाय 2030 ये कम से कम नहीं तो $35 बिलियन मार्केट होगी। सो आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट मार्केट दैट वन कैन नॉट इग्नोर and it's an important part of the Indian auto component ecosystem. सिंघानिया साहब, सेमीकंडक्टर चिप्स पर लेटेस्ट क्या है? देखा जाए तो इंपोर्ट पर डिपेंडेंस को कम करने के लिए काम हो रहा है। आगे क्या उम्मीद करते हैं आप?
जो हर देश इस पे काफी इंटरेस्ट लेके काम बढ़ा रहा है। पैंडेमिक के समय में आप देखिए सेमीकंडक्टर पे कुछ कुछ लोग बनाते थे और बहुत लोग इस पे डिपेंडेंट हो गए थे। तो उसके बाद से आप देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम 76,000 करोड़ रुपए के स्कीम बनाई है, जिसमें कि वो डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव दे रहे हैं। इसमें वो प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट के बीच में भागीदारी करके नई चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 2030 तक, उसके साथ में आप देखिए पूरा इकोसिस्टम उसका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे के लिए अपने लोग आत्मनिर्भर हो जाएं इस एक क्रिटिकल एरिया में, क्योंकि चाहे वो ऑटोमोटिव हो या हर टाइप की इंडस्ट्री है, आज के दिन तो इसमें चिप के बिना कोई काम होता ही नहीं है। और इसलिए हम लोग अपनी फ्यूचर सप्लाई चेन्स को मिटिगेट करने के लिए इसमें गवर्नमेंट के सपोर्ट से प्राइवेट इंडस्ट्री काफी काम कर रही है। नेक्स्ट 5-7 साल में मेरे हिसाब से इसमें काफी बदलाव आ जाएगा। एसएमई एक्सप्रेस में हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक्सपोर्ट बाजार का रुख करेंगे, प्रॉमिसिंग रीजन्स और सेगमेंट्स का जायजा लेंगे। हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज बात ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की। हमारे साथ मौजूद हैं श्रद्धा सुरी मारवा और विक्रमपति सिंघानिया। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्रद्धा जी, यूएस एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा बाजार है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स को लेकर काफी वोकल हैं। आगे चलते हुए ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की राह कैसी रह सकती है? I think that we have to wait and watch to see what will be the policies with regards to tariffs and protectionism. पर हमारे को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा सिर्फ 6 से 7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है यूएस को, जो यूएस का सिर्फ 2% इंपोर्ट है। So we need to continue to focus on areas of quality. We need to focus on scale. We need to focus on cost competitiveness. And I do think that we are quite diverse because other than the US, हमारा जो second largest market है वो यूरोप है। So keeping that in mind, अगर हमारे को we have a long road to cover. श्रद्धा जी, आप ये भी बता सकें, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच लॉजिस्टिक्स के मोर्चे पर काफी चुनौती रही है। इस फ्रंट पर आप आगे कैसी मूवमेंट देख रहे हैं? लॉजिस्टिक्स एंड फ्रेट कॉस्ट काफी इम्पैक्ट हुए हैं पिछले 2 सालों में because of various geopolitical issues, around various sea routes. उससे क्या हो रहा है एक्चुअली कि एक तो टाइम टू डिलीवर बढ़ रहा है। टाइम टू डिलीवर बढ़ने की वजह से इन्वेंट्रीज ज्यादा रखनी पड़ रही है, जिसका इम्पैक्ट वर्किंग कैपिटल पे आ रहा है। फाइनली कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं। ऑल्टरनेट रूट से ही माल आज के दिन में सप्लाई हो रहा है। So we'll have to just wait and watch. तो श्रद्धा जी, लॉजिस्टिक्स चुनौतियों पर इंडस्ट्री की नजर रहेगी। वहीं माना जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पीस सेटलमेंट का प्रयास करेंगे। इन डेवलपमेंट्स के बीच सिंघानिया साहब, आपको एक्सपोर्ट्स के नजरिए से कौन से रीजन्स और कौन से सेगमेंट्स में ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से तो इंडिया की बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं और हमको उसकी स्ट्रेंथ्स के एडवांटेज लेने चाहिए। हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली जो मशीन कास्टिंग्स हैं, प्रिसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स हैं, ये हमारी बड़ी स्ट्रेंथ्स रही हैं इन द पास्ट एंड हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए कि इसकी स्ट्रेंथ का एडवांटेज लें। आफ्टर मार्केट में जो हैं फिल्टर्स हैं, क्लचेस हैं, रबर प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेकिंग सिस्टम्स हैं, ये करीब करीब कंज्यूमेबल्स हैं। तो दिस इज अनदर एरिया फॉर कंटिन्यूइंग ग्रोथ फॉर द इंडस्ट्री। और ये जो नई ईवी के लिए जो ई एक्सल्स हैं, मोटर्स हैं, बैटरी कंपोनेंट्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, चार्जिंग सिस्टम्स हैं, ये अभी यंग हैं, नए हैं, बट इसमें ग्रोथ एंड स्केलिंग अप अपॉर्चुनिटी इसमें काफ़ी है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये आगे भविष्य के लिए अच्छी लाइनें बन जाएंगी। फ्रॉम एन एक्सपोर्ट परस्पेक्टिव देखिए, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप कमर्शियल व्हीकल और प्रीमियम व्हीकल कंपोनेंट्स के लिए वो हरदम हाई डिमांड एरियाज रहेंगी। और जैसे हमने पहले भी कहा, करीब करीब यूएस और यूरोप करीब करीब 30%, इंडिया का एक्सपोर्ट 30% एक्सपोर्ट इन दोनों ब्लॉक्स में जाता है।
एशिया भी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, स्पेशली एशियन फॉर ये जो कॉस्ट कंपेरेटिव हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने इंडिया में बनते हैं, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट मार्केट्स होते जा रहे हैं। और जो उभरता हुआ मार्केट है वो है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, और इसमें अफोर्डेबल ड्यूरेबल कंपोनेंट्स चाहिए। इंडिया से देखिए टू व्हीलर्स बहुत एक्सपोर्ट होती हैं, वहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स एक्सपोर्ट होती हैं, तो उनके सप्लाई चेन के लिए, उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए भी इंडिया कैन प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। अब लास्ट वर्ड लेते हैं श्रद्धा जी से। श्रद्धा जी, पॉलिसी के फ्रंट पर एमएसएमईज को कैसे सपोर्ट की जरूरत है ताकि वो नए दौर के साथ कदम बढ़ा सकें? The government has actually supported the sector immensely. There have been various schemes that have come our way which have benefited us. I think a few areas जो MSME को specifically help कर सकती हैं वो है कुछ specific grants R&D में for EV and green manufacturing. थोड़ा सा अगर simplification of compliance हो सकता है in terms of streamlining GST refunds, a dedicated export facilitation cell for SMEs, that would help. And of course, the most important thing that we all need to work on collectively is skilling. So skill development initiatives are very, very important. And how can we incentivize adoption of green manufacturing technologies? So I think मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बार बार ये कहती हूँ। And I think that we are working very well. The government of India is really supporting us and is very, very positive. And we as an industry body are also, taking a lot of initiatives. So I think इकट्ठे करेंगे और इकट्ठे ये होगा। एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि एसएमईज नए दौर के लिए रणनीति बनाएंगे और अपॉर्चुनिटीज को टैप करने पर फोकस करेंगे। एसएमई एक्सप्रेस में हमें ज्वाइन करने के लिए श्रद्धा सूरी मारवा, प्रेसिडेंट ACMA, और विक्रमपति सिंघानिया, वाइस प्रेसिडेंट ACMA, आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।